Hello everyone, this is Dr. Pramendra Singh Bist. Welcome to my YouTube channel Facts Educator. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। दुनिया के वैक्सीन मेकर्स को इंडिया आने और इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने इन्वाइट किया। मैरीटाइम एरियाज में पीस, सिक्योरिटी और फ्री नेविगेशन को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही टेररिज्म सहित क्लाइमेट चेंज और भी बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में उठाया और दुनिया को संबोधित किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ ही दुनिया के दूसरे और लीडर्स और कंट्रीज के हेड्स ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को संबोधित किया और अलग अलग मुद्दों पे अपनी बात रखी। लेकिन ऐसा क्या है कि दुनिया के सारे लीडर्स यूनाइटेड नेशंस में आके अपनी बात रखते हैं और हर साल कोई एक पर्टिकुलर एजेंडा या टॉपिक होता है जिसके ऊपर वो मेजरली फोकस करते हैं। यूनाइटेड नेशंस है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, इसकी मेन बॉडीज कौन सी हैं और ये किस तरीके से काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अकॉर्डिंग लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है जिसके बहुत सारे देश मेंबर्स थे। लेकिन ये लीग ऑफ नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को टाल नहीं पाया, जिसकी वजह से इसके एग्जिस्टेंस और इसकी एफिकेसी के ऊपर प्रश्न उठने लगे। एज अ रिजल्ट 1946 में लीग ऑफ नेशंस ने काम करना बंद कर दिया और अपने असेट्स को ट्रांसफर कर दिया यूनाइटेड नेशंस को। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब होती है? 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था, उस समय कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके, जिसमें नेक्स्ट 2 महीने तक इन कंट्रीज ने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को तैयार किया जाए और उसको साइन किया जाए। इस यूनाइटेड नेशंस को बनाने का बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करना, इंटरनेशनल लॉज को इम्प्लीमेंट करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मानवीय सहायता प्रदान करना। और एज अ रिजल्ट 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशंस दुनिया की 193 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत पावरफुल है और जिसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसकी 6 मेन बॉडीज़ हैं, जैसे कि सेक्रेटेरिएट, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेक्रेटेरिएट एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका हेड सेक्रेटरी जनरल कहलाया जाता है। इसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज आते हैं और पूरी दुनिया के अंदर इसके लाखों एम्प्लॉयज़ हैं, इंक्लूडिंग पीस कीपिंग मिशंस, जिसमें कि भारत का सबसे बड़ा योगदान है। जनरल असेंबली, जैसे कि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि एक जनरल असेंबली है सारे कंट्रीज़ की, सारे मेंबर्स की। ये एक हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है यूएन की और सारे कंट्रीज़ को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है इंटरनेशनल इश्यूज़ पे डिस्कशन को लेके। इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइस पे सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट करना, नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के उनको इलेक्ट करना और यूनाइटेड नेशंस के बजट को अप्रूव करना। यूनाइटेड नेशंस की हर साल सितंबर से दिसंबर के बीच में बैठक होती है और हर साल इसका एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है 1 साल के लिए। ये प्रेसिडेंसी रोटेट होती है वर्ल्ड के 5 रीजनल ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन एंड अदर कंट्रीज़ के बीच में। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कंट्रीज़ या वो स्टेट जो यूनाइटेड नेशंस के किसी काउंसिल या कमेटी में पोजीशन होल्डर होते हैं, वो इस प्रेसिडेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो इसकी प्रेसिडेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाते। जनरल असेंबली हर साल किसी न किसी एक एजेंडा के ऊपर बैठक करती है उस पर डिस्कस करने के लिए। इस साल 76वां सेशन था जनरल असेंबली का और इसका एजेंडा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इन एजेंडा के ऊपर बात करने के लिए जनरल असेंबली की मीटिंग हुई। यूनाइटेड नेशंस की एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल। इस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपने सुना ही होगा। इसका काम दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। जिन कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता है, ये उन कंट्रीज़ को बुलाकर अपने मतभेद सुलझाने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए कहते हैं।
अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उन पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो ये उन पर फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, जो 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके और यूएस। जी हाँ, यही 5 कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर भी होता है। उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। लेकिन ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट कैसे होंगे? तो इसके लिए जो अलग अलग 5 रीजनल ग्रुप्स हैं उनको एक कोटा दिया गया है कि वहाँ से हम इतने मेंबर्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि एशिया और अफ्रीका से 5 मेंबर, ईस्टर्न यूरोप से 2 मेंबर, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 1 मेंबर और वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज से 2 मेंबर। तो इस तरीके से टोटल 10 कंट्रीज सेलेक्ट होती हैं नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए और इनकी प्रेसिडेंसी हर महीने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सिक्योरिटी काउंसिल में चेंज होती रहती है। सिक्योरिटी काउंसिल के जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनका टेन्योर 2 साल का होता है। लेकिन इनका सिलेक्शन किस तरीके से होता है? इस साल 5 मेंबर्स 2 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं, नेक्स्ट ईयर 5 मेंबर 2 साल के लिए। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। मतलब एट ए टाइम 10 मेंबर्स तो रहते हैं, लेकिन हर साल 5 मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अगर कंट्रीज़ के बीच में कोई लीगल इश्यूज़ होते हैं तो वो केसेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुलभूषण जाधव का केस, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट था उसको रिलीज़ करने को लेकर। तो ये केस भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और अभी भी वहाँ पे इस पर प्रोसेस चल रही है। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस की, वो काम करती हैं अलग अलग एरियाज़ में और अलग अलग सेक्टर्स में। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूनाइटेड नेशंस, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, मेंबरशिप और फंक्शंस को लेके। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही अपकमिंग और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। थैंक यू।